रिकॉर्ड, ओके चले, बटन तो मैंने दबा दिया रिकॉर्ड का, और अब यकीन हाँ चल रही है, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ओके ओके जी। तो अच्छा अब आ गई, ये मैकडी भी आ गया, आरएसआई भी आ गया और सर आ गए। तो तलाल साहब जो पूछ रहे थे यही था कि ये जो इंडिकेटर्स हैं सारी, ये हमें हेल्प आउट करती हैं कि हमारी जो वो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो बढ़ जाए, और इन सबको देख के इससे हमें मार्केट का एक आइडिया हो जाता है कि भाई इसकी मूवमेंट किस पोजीशन पे है, और कुछ पॉइंट्स इंडिकेटर है उसको लेके हम अपनी जो वो ट्रेड है उसको सक्सेसफुल बना सकें। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये 100% ऐसा ही हो, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रोबेबिलिटी ही है। ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर हम 3-4 इंडिकेटर्स को साथ में ला के करें तो वो हमें एक अच्छा पिक्चर और एक अच्छी आइडिया हमें दे देता है। तो मैं पर्सनली ज़्यादा मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, और ये कैंडल्स ग्राफ हो गया, प्लस जो मूविंग एवरेज है, और या फिबोनाची हो गया, तो ये सब 3-4 को मिला के, तो उसके बाद अगर कोई पिक्चर नज़र आती है तो वो फिर उसमें ट्रेड स्टार्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज जो है तो वो फिर नहीं करते। लेकिन चूंकि इसके कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आरएसआई का एक स्टैंडर्ड रखा है कि भाई अबव 70 हो गया तो ये ओवर बॉट है, और अगर बिलो 30 हो गया तो ये ओवर सोल्ड है। तो चूंकि एक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ओवरऑल मार्केट में हर कोई इसको समझता है और हर कोई इसको फॉलो करता है। तो एक एक मेंटालिटी भी बनी हुई है, एक ब्रेन भी बना हुआ है सबका कि जी ये नीचे आ गया तो बस ये अब ओवर सोल्ड है, यहाँ से बाइंग शुरू कर लेते हैं, और उधर चला गया, या डेथ क्रॉस ओवर हो गया, रेड लाइन ऊपर चली गई, ये अब नीचे ही जाएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। अच्छा, आज जो था वो फिर हमारा वो टॉपिक उसका था फिबोनाची का। तो फिबोनाची जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया कि नंबर्स हैं जो कि नेचर में हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पे है, और उसका जो है जो ट्रेडर्स हैं उसकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे भी करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में भी उसका ज़ाहिर अमल दखल होगा, तो वो नंबर हमें किसी हद तक कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट कर लेते हैं, और वो जो डिफरेंट रेशोज़ हैं नंबर्स के, वो नंबर जो है हमें सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो बताते हैं। सही। और इसका ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस तरह कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस अगर हमने फिबोनाची करनी होती है लेवल, तो इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट, यहाँ से लेके इसका जो टॉप मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक्सेस के साथ आपको होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो पॉइंट हो, ये यहाँ पे एक्सेस के साथ बराबर है, ये यहाँ पे एक्सेस के साथ बराबर है, ये बस उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये शो करता है फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक परसेंटेज इसकी। इसका मिडल हो गया 50% है, यानी कोई चीज़ जो ऊपर जा रही है उसने फिर वापस करना है। अब वापस उसकी रिट्रेसमेंट कितनी होगी, वो रिट्रेसमेंट 23% पे है, वो वापस 38% पे आ रहा है, वो जो है वापस तो 50% पे है। तो ये इसके जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिट्रेसमेंट्स हैं कि वापस गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है। तो सर ये ड्रॉ जो करेंगे हम, ये नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे? दोनों साइड से कर सकते हैं आप, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर। अगर वो ट्रेंड फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है, तो आप इस साइड से करेंगे कि भी वापस उसने वो करना है, रिट्रेसमेंट उसकी डाउन साइड पे है। अगर आप वो नीचे है, नीचे से आप उसको ऊपर की तरफ यानी ऑलरेडी नीचे जा रहा है और उसको आपने देखना है कि भाई इसकी वापस जंपिंग कहाँ तक होगी, तो आप नीचे से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। परसेंटेज जो है उसका ऑलमोस्ट वही रहेगा। सिंपल रूल ये है कि जिस साइड पे ट्रेंड हो उस साइड को आपने करना है। जी, ज्यादातर यही है, जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। तो ये वापस फॉर एग्जांपल ये इसका अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करता है, तो रिट्रेसमेंट के लिए इसका ये फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पड़ाव यहीं पे होगा, ये यानी इसका सपोर्ट लेवल आप कह लें कि है। अगर ये इसको सपोर्ट को ले लेता है तो यहाँ से हो सकता है कि ये वापस अपवर्ड चला जाए।
अगर ये इसको ब्रेकआउट इसको नहीं करता तो इससे ये नीचे आ जाएगा दूसरे पे 38% पे, ये 50% रिट्रेसमेंट हो गई है। जितनी इसकी प्राइस बढ़ी थी ये 50% ये नीचे आ गया, इतनी करेक्शन इसने कर ली है। इसके बाद अब ये हो सकता है कि यहाँ से वापस जंप आउट करेगा। सर जी एक क्वेश्चन पूछना था छोटा सा। जी सर। एक एक तो सपोर्ट लाइन जो बन रही है वो बन रही है इसकी फिबोनाची की, और एक जो सपोर्ट लाइन होगी वो कैंडल्स की होगी। तो मतलब जब कैंडल्स के ऊपर इसको लगाएंगे तो फिर कौन सी वाली सपोर्ट लाइन को मतलब वो फॉलो करेगा? हमने सबको करना है, हमने सबको फॉलो करना है, हमने सबको चेक करना है। ये तो खैर अभी इधर है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपने जब हम उसको कैंडल्स पे अप्लाई करेंगे तो सपोर्ट हमें वहां से भी हमने उठाएंगे, फिर वो फेब के साथ भी हम देखेंगे सब, क्योंकि अक्सर बाजू का जरूरी नहीं है कि यहाँ तक है, ये मिडल में भी यहीं से वापस चला जाता है, सेंटर में भी चला जाता है। सेंटर में हो सकता है इसलिए चला गया है कि वो नीचे पीछे से उसने कैंडल की जो सपोर्ट लाइन थी वो उठा ली, या मूविंग एवरेज की ले ली। हाँ मूविंग एवरेज की ले ली, वहां से उसको सपोर्ट 55 का मिल गया, उसको सपोर्ट 200 का मिल गया। तो या फॉर एग्जांपल आरएसआई से उसने जो काफी डाउनवर्ड जा चुका है वहां से उसने दोबारा ऊपर उठा लिए। क्योंकि ये सारी चीजें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये हमें सिर्फ एक आइडिया देती है कि कहाँ तक इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर्स ही है सिंपल। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है वो 618, ये गोल्डन रेशियो इसको कहा जाता है। आपने अगर अपना यहाँ पे आपको ये मिलेगा इस जगह पे फेब रिट्रेसमेंट का, ठीक है, आपने यहाँ से इसको अपने वो भी कर लेना है, फेवरेटिज में भी डालना है तो आपको बस ये इजीली यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ जो है तो आपने ये एक लाइन और मजीद डालनी है 618 के साथ 65% का, ये आप अपनी तरफ से इसमें एक ऐड कर लें, ठीक है। ये सारी 0, 23, 38, 50, 618, 100, 78%। इसमें आप एक 65 का जो है वो भी ऐड कर लें। 65 ऐड करने से ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको एक गोल्डन पॉकेट मिल जाता है, क्योंकि ये अक्सर रिट्रेस्ड हो जाता है 65 पे, 65 से ही जंप मार लेता है या 65 से थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा यहाँ से वापस जंप मार लेता है। तो ये गोल्डन पॉकेट आपको मिल जाता है। इस गोल्डन पॉकेट के अंदर जो है आप अपनी एंट्रीज जो है वो कर सकते हैं, और आपको एक चांस मिल जाता है कि अगर वो जो क्या कहते हैं एंट्री लेने का चांस, जी एंट्री होगी, या फॉर एग्जांपल बियर ट्रैप है या बुल ट्रैप है, तो वो ट्रैपिंग का जो है ये पोर्शन आपको वहां से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो 61 पे आके अब यहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वो अक्सर बियर ट्रैप हो जाता है, वो थोड़ा और नीचे और मजीद आ जाता है। तो ये गोल्डन पॉकेट के अंदर आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई अभी ये इसने जो है यहाँ से अभी ये मजीद नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो जब तक आप कंफर्मेशन करके ही आपने ट्रेड में जो है वो एंटर होना होता है। तो लेट्स सपोज अगर वो 65 से भी नीचे आ गया तो फिर क्या बियरिश हो गया? हाँ एग्जैक्टली, वो नीचे जाता है, लेकिन आपने हमेशा ये तो नहीं करना कि आप डायरेक्टली एक ही 100% आप एक ट्रेड में 100% आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके दाखिल हो। यहाँ से हमेशा आपको लेडरिंग करनी चाहिए। यहाँ आपने एक एंट्री ली, ठीक है, 10% की आपने टोटल अपनी जितनी स्टैंडिंग है वहाँ पे लें। इसमें यहाँ पे आपने दोबारा दूसरी एंट्री ली 10% से दोबारा, फिर यहाँ से आपने 10% की है एंट्री ली। तो आपको लगेगा अगर वो इन केस नीचे आ रहा है तो आप अपनी लेडरिंग करें, अगर इन केस यहाँ से वापस आ रहा है तो आप अपनी लेडरिंग फिर वहाँ ऊपर की तरफ शुरू करें। तो 100% तो आपको कभी भी ट्रेड पे आप एंट्री ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यू नेवर नो, वो सडनली डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल कल मैंने BNP में एंट्री ली, एक तो मैंने इसको स्वैप किया उसके साथ AF के साथ, तो लकीली मैंने अच्छी टाइम पे स्वैपिंग की, क्योंकि पहले मैंने AF को स्वैप किया था LTC के साथ जब वो 130-35 पे थे। वहाँ से मैंने अपनी LTC जो थी सारी वो AF में डाल दी, और परसों जब ये तकरीबन BNP 350 पे था, ये 400 पे था, तो इसको मैंने स्वैप किया, तो लकीली आज ये ऊपर चला गया, वो नीचे ही रह गया, तो मेरे लिए थोड़ा बेहतर हो गया। तो अब ये कहते हैं कि यानी अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है, जैसे हमने लेनी है ट्रेड, हमने कहा कि हम यहाँ पे आके 0.61 पे गोल्डन रेशियो पे ले लेते हैं, ये 0.5 पे, तो हम अपनी ट्रेड इकट्ठी ना लें, एक साथ ना लें, उसको डिवाइड करें 2, 3, 4 ट्रेड, 2, 3, 4, 25%, 20%, 30%, एक पे बिल्कुल ही ना लें। वो रिस्क है ना, यू नेवर नो कि ऊपर जाएगी या नीचे आ सकती है।
ये कल मैं आपको इसी के बता रहा था कि मैंने फिर BNP की ली तो वो 410-11 पे आ गया। फिर मैंने शॉर्ट करी कि मैंने कहा चलो ये अब रिट्रेस होगा, शॉर्ट करेगा, वो उसने शॉर्ट नहीं की, ऊपर ही चलता गया। तो मैं अभी तक आपका हैज भी फॉल ब्रेक हो गया। हाँ, तो वो मेरी जो अपनी असेसमेंट थी वो गलत होगी जो मैं उसको कर रहा था। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा बंदा ठीक ही हो। सही। इसको तो कैंडल्स किसमें के ये साथ स्पॉट में कर रहे थे आप? नहीं, मैं उसमें कर रहा था फ्यूचर्स में। सही है, सही है। अच्छा, ये अच्छा BTC पे अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं इसको इस पॉइंट से, यहाँ से इसने पंप आउट किया, ये होगी 100%, ठीक है। तो आप वैसे ये चार्ट कितने दिन का लेना चाहिए, मतलब कितनी टाइम ड्यूरेशन, इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, आपका ट्रेडिंग मूड क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बेस्ट है कि आप शुरू करें डे से या वीकली या डे से, क्योंकि आपको ओवरऑल डे का जो है कोई बिग पिक्चर मार्केट की मिल जाती है। क्योंकि मिनट सेकंड्स वाली जो पिक्चर है वो आपको मिनट और सेकंड तक का ही ट्रेड देती है, आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नहीं देती। तो डेली से या वीकली से आपको ज़रा बिग पिक्चर मिल जाता है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड मिल जाता है, और फिर आप स्लोली ग्रेजुअली जो है फिर उसको नीचे आते जाएं, करते जाएं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वंस इन अ मंथ, यानी बाज़ लोग होते हैं वो बड़ा पेशेंस शो करते हैं और वो बड़े सिलेक्टेड होते हैं अपने ट्रेड्स में, वो इवन वंस इन अ मंथ एक ही ट्रेड करते हैं, वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड अभी टू दिसंबर है, चले ये तो बड़ी लंबी होगी ट्रेड। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ ये फरवरी 28 की होगी, ठीक है, और 28 फरवरी से लेके तो ये जो ट्रेड है, ठीक है, अगर कोई बड़ा सिलेक्टेड है तो उसने 15 डेज की ये ट्रेड है टोटल, और 15 डेज में उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 42% है। तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या लॉन्ग स्विंग्स करते हैं वो फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं, डेली को, 12 घंटे को या वीकली को। अगर आप डे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडिंग मीन्स कि आपने जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, जो आपके वर्किंग टाइमिंग्स जो आप अपने सेट किए हुए हैं, आपने उसी टाइम्स के अंदर एक ट्रेड शुरू करना है और उसी के अंदर ही आपने उसको ख़त्म करना है। जैसे शाम को दुकान को ताला लगा के हम घर चले गए, बस ख़त्म। तो डे ट्रेडर्स जो हैं वो इन आवर्स जो हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, इस तरह के टाइम फ्रेम्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स तक के टाइम फ्रेम्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं। बड़ी साहब ये समझ आई है बात की? जी सर। जी सर, जी बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब जैसे जो आपकी हम्म। स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से टाइम फ्रेम लें नहीं आप। हाँ, नहीं, उसी तरह। हाँ और हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझे मेरे, मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। सर ये क्लियर कर दें प्लीज। कैसे सर, ये कह रहे हैं कि अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपने डे ट्रेडिंग के लिए एक ही टाइम चूज करना है, जो टाइम फ्रेम है। लेट्स से आप रात को 9 से 12 बजे करते हैं, 9 से 1 करते हैं, तो आपने डेली उसी टाइम के अंदर करना है। ये नहीं है कि आप 12 दिन में 12 बजे से 4 बजे तक करें या 4 से 6, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके हाँ, इम्पैक्ट जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, जो आपने जितना टाइम इसको आप, दिया हुआ, डेडिकेट किया आपने, उसी टाइम के दौरान आप सुबह 8 बजे इस तरह ऑफिस में आते हैं, सुबह 8 बजे आ गए, शाम को 4-5 बजे छुट्टी हो गई, चले गए। दुकान है, सुबह 10 बजे खोली, शाम को 6 बजे बंद कर दी, ठीक है। उसी दिन के दौरान जो कुछ हुआ, जो किया, वो शाम को क्लोज अप करके चले गए, खत्म हो गया। डे ट्रेडर्स का जो नॉर्मल एटीट्यूड बिहेवियर है वो इसी तरह ही होता है। कैसे साहब, इसमें एक चीज और भी आती है जो मैंने पढ़ा है, कि वो कहते हैं कि आपकी जो टाइमिंग है आपने वही टाइमिंग रखनी है, आपने टाइमिंग भी चेंज नहीं करनी है। अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है ना, आपने एक मखसूस टाइम रखना है, आपने डेली उसी वक्त ही करनी है, बेशक आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपने लिए इस तरह सहूलत के नहीं, वो लिए कहते हैं जो कि नहीं, वो कहते हैं कि इससे आपकी जो साइकोलॉजिकल है ना, उसके ऊपर इफेक्ट आता है आपका। और फिर क्योंकि अगर आप लेट से आज ट्रेड लेते हैं 2 से 4 या 2 से 10 तक करते हैं, कल को आप 10 से 4 तक करते हैं, ठीक है, उस वक्त वो मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं कर रही होगी, तो आपको वो स्ट्रेटेजी फिर वो समझ नहीं आ रही होगी। यानी ये, क्योंकि क्रिप्टो तो भी नई मार्केट है ना, ये आप कह लें कि दूसरी जो हमारी
फॉरेक्स की मार्केट है, ये वहां से आइडियाज हैं। फॉरेक्स की जो मार्केट है ना, वो तो ज्यादातर जो वॉल स्ट्रीट हो गई या यूएस मार्केट हो गई, वो उसकी टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं। नहीं, वो भी डिफरेंट है ना, जैसे हाँ, मतलब न्यूयॉर्क की कमोडिटीज है, अगर आप करते हैं ना, है। कमोडिटीज में नहीं करते हैं, गोल्ड में या बाकी चीजों में, तो वो फॉरेक्स में डिफरेंट मार्केट्स हैं। हम्म, न्यूयॉर्क की है, लंदन की है, टोक्यो की है, सिडनी की है, चाइना की है, तो जी इनके बिल्कुल। अपने अपने टाइम फ्रेम है। वो कह रहे हैं कि वो ये रिकमेंड करते हैं कि कोई एक टाइम फ्रेम पे आप डेली करें, यानी चेंज ना करें उसको। तो अच्छा। उसको आपको जो मार्केट का बिहेवियर एनालाइज होना शुरू हो जाएगा कि यार इस वक्त मार्केट ऐसे बिहेव कर रही होती है। हम्म, तो ये भी आपकी बात सही है। बाज जो ट्रेडर्स हैं अगर और आपने नोटिस किया होगा, हम्म, जब लास्ट ईयर जब ये हुआ था, क्रैश हुई थी, तो उसके बाद से ये जो है ना स्टॉक जो न्यूयॉर्क की और नैस्डैक है उसके साथ से इसकी कपलिंग हो गई थी बीटीसी की। तो हम्म, जैसे ही वो मार्केट ओपन होती थी, जैसे वो स्विंग करती थी, ये भी वैसी स्विंग करती थी हम्म, बीटीसी। ये तो अब तो डीकपलिंग होगी ना, अब तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता इसके ऊपर। जी। तो बस ये वो बस अपनी सहूलत, मेरे ख्याल में अपने हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी होती है, अपनी मेंटेलिटी होती है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। किसी को ये, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं तो ये सूट करता है, तो ज़ाहिर है उसको इसी को फॉलो करना चाहिए। बाज जो ट्रेडर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो स्विंगिंग करते हैं, तो जी वो जी फिर ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक दिन आज बैठ के सारे अपने इंडिकेटर्स, क्योंकि आप ट्रेडिंग के दौरान आप सारे इंडिकेटर्स एट अ टाइम नहीं लगाए जा सकते। सही बात है। अब उसने आके सारे इंडिकेटर्स लगाए, अपनी होमवर्क की, देखा कि भाई ये है ये है, फिर उसके बाद उसने अलर्ट्स लगा लिए अपने लिए, इन केस अगर ये प्राइस यहाँ तक आती है तो वो अपना अलर्ट, उसको कहा जाता है कि भाई हाँ अलर्ट हो गया, अब ये प्राइस इधर आ गई है। उस टाइम वो आके बैठ के चेक कर लेते हैं, हाँ भाई ये इतने टाइम में आ गया है, इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है, अब मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो अपने फिर अलर्ट्स को फॉलो करते हैं। अच्छा। सही। तो आपकी बात भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, क्योंकि वो मार्केट की उस एक टाइम में शायद अपना एक स्पेशल बिहेवियर हो, उस टाइम के मुताबिक वो अपने अपने मूड को उस हिसाब से सेट कर लिया जाता है। तो हाँ, उसको भी किया जा सकता है, दैट्स फाइन। अच्छा। जी जी सर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट लिया और ये एंडिंग पॉइंट होगी इसकी। तो आप ये देखिए हर लेवल पे, अब देखिए ये ऊपर चला जाके वापस इसको यहाँ पे सपोर्ट जो है इसी गोल्डन रेशो में, या जो गोल्डन पॉकेट है, इसको यहीं से उसको सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ पे आ रहा है, फिर जा रहा, आ रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाने के बाद फिर ये मिडिल तक पहुँच गया, मिडिल पहुँचने के बाद फिर इधर आके, तो इधर जो हमेशा जो है आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। देखिए इधर ही ये इसको ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ तक आता है, फिर इसको वापस जंप कर देता है, इधर आके फिर इसको सपोर्ट कर लेता है, फिर सपोर्ट कर लेता है। तो आते आते फिर यहाँ पे आगे ये रेजिस्टेंस आप इसको दे रहा है, वापस ऊपर नहीं छोड़ रहा, कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बनती जा रही है, जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट होती है फिर। लेकिन यहाँ पे इसने आके अपना सपोर्ट वापस ले लिया, यहाँ पे 55 का जो था ये में उसका भी सपोर्ट इसको मिला। फिर इसने यहाँ से मूवमेंट शुरू करके यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आ गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने रैली जो थी ले ली। अब गोल्डन रेशो से ये जैसे ही निकला है, निकल के अगर यहाँ पे आप अपने अपने फिर एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है लॉन्ग पोजीशन पे छोटा सा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है, इसको ये सपोर्ट ऑलरेडी मिली हुई है, तो थोड़ा सा आप छोटा सा 4% या 3% का रिस्क टू रिवॉर्ड रख के, या 1% 2% का रह के, और ये आप अपना नेक्स्ट टारगेट जो है इसको सेट कर लें कि भाई ये टारगेट हो सकता है कि यहाँ तक हमारा आएगा, और यहाँ पे आप अपने फिर क्विट करते हैं, या अपना 50% जो है अपनी होल्डिंग जो है उसको सेल आउट करके फिर मार्केट को देखें, अगर वापस ऊपर जा रही है तो यहाँ से आप दोबारा एंट्री ले लें, अगर वापस नीचे आ रही है तो आप कम से कम 50% अपना प्रॉफिट सेव कर चुके होते हैं, और यहाँ पे आपको तकरीबन 14% की गेन जो है वो मिल चुकी है। तो फेब जो है आपको जो एक सपोर्ट्स हो गई, या आपका जो
आपको टारगेट्स हो गई उसको सेट करने में और अचीव करने में हेल्प आउट करता है। तलाल भाई और सलीम भाई साथ ही हैं हमारे या? जी जी मैं यही हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही तो मुझे लगता है शायद डिस्कनेक्ट। ओके जी सर जी, इसमें थोड़ा मैकडी को चेक करेंगे अगर? जी सर मैं आता हूँ यहाँ से। जी सर। सर इसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, कैसे इसको चेक करना है, कौन से पॉइंट्स देखने हैं, कैसे ये हिस्टोग्राम क्या बन रहा है इसका? मैकडी पे जो है ये जो इसकी लाइंस हैं ये मतलब इसको डेथ क्रॉसओवर कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट में आप देखें कि एक तो RSI जो है वो अबव 70 है, ठीक है। एक RSI अबव 70 हो गई, एक यहाँ पे हमें कैंडल जो है ये एक डोजी मिल गया ऊपर से, दूसरा ये हैमर शूटिंग है, हैमर स्टार कौन सा कैंडल, मतलब स्ट्रीमिंग में सिस्टम बड़ा स्लो हो जाता है। और यहाँ पे जो मैकडी की जो ये बार्स हैं, ये देखिए ये इक्वल है, यहाँ पे सारे इक्वल चल रहे हैं, इसमें कोई भी अपवर्ड ट्रेंड पे नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर नहीं जा रहा, और ये भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो है इसका बार बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रेड कैंडल भी मिल गया, अब यहाँ पे रेड कैंडल भी मिल गया है, RSI भी डाउन हो गया है, और यहाँ पे जो है ये बार भी नीचे हो गया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कंफर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि अब इसके बाद जो है वो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे, इस कैंडल पे तो आप पोजीशन, क्योंकि टॉप किसी भी वक्त कोई भी हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये टॉप है, हम सही है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बड़ा लकीली अगर आप एक एंट्री कर लेते हैं बिल्कुल टॉप पे तो वो तो एक लक है, अदरवाइज इट्स नॉट इजी, नोबडी नोज टॉप कौन सा है। तो हमेशा जो ट्रेडर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड वो हैं वो कहते हैं जी आप सेकंड जो कैंडल होता है, जो सेकंड मूव होता है उसका वेट करें, तो सेकंड पे आपको फिर कंफर्मेशन मिल जाती है, कंफर्मेशन के बाद फिर आप उस पे एंट्री लें। तो यहाँ पे इसका सेकंड पे अब हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कैंडल पे कि ये भी डाउनवर्ड आ गया, ये भी नीचे हो गया, सेकंड हो गया, RSI भी नीचे हो गई, और यहाँ पे रेड कैंडल भी हमको मिल गई। तो इधर जाके अगर आप एंट्री करते हैं तो वो फिर आ जाता है। तो ये जो एंट्री है तकरीबन 23% पे है, इसके लिए आप अपना टारगेट जो है नेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं 38% पे, कि भाई आपने अगर आप फिबोनाची लगाया हुआ है तो फिबोनाची में आपको नेक्स्ट जो टारगेट मिल रहा है वो 38% की इसकी रिट्रेसमेंट है, कि ये नेक्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे करेगी। और यहाँ पे आके देखिए इसको दोबारा इसने यहाँ से सपोर्ट किया 38% से, और ये वापस जाके दोबारा इसने 62% जो है 100% को दोबारा टच किया, इधर टच करके बाद ये फिर आया 23% तक रिट्रेसमेंट इसने की। ये पहला जो 38% से इसने वापस जो मतलब वापस ऊपर गया ये, वहां पे तो सर जी बाकी सारे इंडिकेटर्स तो मतलब मेरे ख्याल में वो फेवर में नहीं थे। मैकडी यहाँ अभी से आप भी रेड देखें ना, लाइन ऊपर, मैकडी में आप देखें यहाँ तक ही आ गया, ठीक है। मैकडी के बाद आप ये देखें इसके बार्स कम होना शुरू हो गए, अपवर्ड ट्रेंड पे आ गए, देख रहे हैं आप। यहाँ से जो है तो यहाँ से इसको RSI जो है नेक्स्ट वो भी आपको अपवर्ड ट्रेंड पे स्टार्ट हो गई है, वो मिडल में है, बिलो 30 तो नहीं गया, सेंटर से ही इसने वापस हो गया, लेकिन यहाँ से आप देखें यहाँ पे इसने जो बार्स है इसकी कम होना शुरू हो गए हैं, ऊपर अपवर्ड इसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, इसकी मूवमेंट आप यहाँ से देखिए यहाँ तक गई है, ये इसकी मूवमेंट इस तरीके से चलती है। तो जैसे इधर आगे लास्ट में ये फाउल्स भी हो रहे हैं, अगर आप एंड पे जाए ना
तो ग्रीन है फिर रेड है फिर ग्रीन है फिर रेड है, कौन सी? ठीक है। ये लास्ट में ये मैकडी नहीं, नेक्स्ट एंड पे, बिल्कुल एंड पे ये वाली हाँ, छोटी छोटी। ये अब कंसोलिडेशन हो रही है ना। कंसोलिडेशन मतलब एक जगह पे आके यहाँ पे करेक्शन हो रही है, मार्केट जो है वो अपनी प्राइसेस जो है अप डाउन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई बिग जो बड़ी वॉलेटिलिटी है वो नहीं अभी आ रही इसमें। इसी सर्कल के अंदर जो है ये मूवमेंट कर रहा है, इसको कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। तो ये सही। 58 से 60, 58 से लेके 53 इसी के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने ली है वो उसको स्क्वायर कर रहे हैं, जो शॉर्ट लिए हैं उसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसी लाइन के अंदर रहते रहते इसके बाद अभी जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसका एक ट्रेंड अब निकलेगा। और जब ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन पीरियड जब ये कर रहा होता है, इस टाइम आपने देखा होगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स होती हैं फिर उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं यार यहाँ पे हम, क्योंकि ट्रेडर के लिए फायदा वही देता है जब जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। जब वॉलेटिलिटी कम हो तो ट्रेडर वहाँ पे खुश नहीं होता, वो वहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह जाके अपना ट्रेडिंग करता है, वो फिर ऑल्ट कॉइन्स में आ जाता है। सही बात है जी सर। यहाँ पे फिर हम इसको इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको बड़ी पिक्चर आ गई सामने, तो छोटे टाइम फ्रेम में फिर आके अब दोबारा भी यहाँ पे फिर एक अपने लिए पैटर्न जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से पकड़ा, ये टॉप का पॉइंट है, यहाँ तक आ गए। यहाँ से भी आपको देखना आइडिया होता रहेगा स्टडी पे, तो ये किस किस लेवल पे जाके कहाँ पे इसको टच करता जा रहा है और इसकी मूवमेंट किस हिसाब से चल रही है। तो ये अब यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे इसको 55 का जो है वो भी सपोर्ट है। अगर ये इसके डाउनवर्ड चला जाता है तो फिर इसके अंदर प्रेशर आ जाता है। 55 का भी फिर इस पर प्रेशर आएगा, 38 का भी इस पर प्रेशर आएगा। यहाँ पे फिर हम जो ब्रेक थ्रू होती है, जो पॉइंट्स होते हैं वो फिर हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइंस, जी हाँ, ट्रायंगल्स वगैरह। क्या सब कोई बॉट ट्राई किए हैं आपने? नहीं, बॉट्स वो जो उसमें था क्या कहते हैं, बाइनेंस में जो है जो ग्रिड ट्रेडिंग करता है, वो जो बॉट को आप अपने लिमिट्स बता देते हैं और अपने अमाउंट वगैरह बता देते हैं, बस वो आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए सेल परचेज कर रहा होता है। वो एक दो दफ़ा मैंने किया, लेकिन मुझे उसका इतना कोई खास मज़ा नहीं है, क्योंकि उसमें आपने मिनिमम 1 to 2% जो है अपना मार्जिन रखना होता है, 2 to 3% का, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग फी जो है वो बाइनेंस बना रहा होता है। आपकी ट्रेड जो है जल्दी जल्दी निकाल के जल्दी जल्दी लगा के, और वो जो मार्कअप होता है उसका फ्यूचर का, वो उस पे ट्रेड कर रहा होता है। तो मुझे खैर उसका इतना नहीं मजा आया, वो फिर मैंने नहीं किया दोबारा। मैं बस ज़्यादातर स्पॉट पे ही, और पहले था फ्यूचर पे करता था, लेकिन अब टाइम नहीं है, मैं और प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ, बहुत कम टाइम दे देता हूँ, बहुत कम टाइम होता है, अक्सर ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके मैं खुद असल में मैं खुद भी दोबारा रिवाइव भी करना चाह रहा हूँ, और चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा इसको टाइम दूँ। सही है। तो फिर ये लाइंस ड्रॉ करके फिर इसका एपेक्स जो है उसका हम वेट करते हैं कि भाई ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये अब इसका एक रेजिस्टेंस है, ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को करेगा, या यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से फिर ये रैली हम अपने उसको अगर शॉर्ट स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट और 1 मिनट और 15 मिनट है वो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। तो स्कैल्पिंग में आप इस लेवल पे आके एक चांस ले सकते हैं, और चांस ये है कि यहाँ से उधर इतना आपको एक रैली मिल जाएगी, तकरीबन 1% या 2% की रैली 40 मिनट्स, 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में आप कितनी रैली कर सकते हैं। सर अगर यही 1 आवर का होता है चार्ट,
तो हम ब्रेकआउट को कब कंसीडर करते हैं और उसकी कंफर्मेशन क्या होती है? ब्रेकआउट तो आप जर ड्रा करते हैं जो उसका भी ऑलरेडी जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड नहीं, से जैसे ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना, अब ये ट्रेंड लाइन अगर ये यहाँ से निकलती है ऊपर स्ट्रेट, जी हाँ। तो कब हम जाके उसको कंफर्मेशन हमें मिलेगी कि हाँ ये रियली ब्रेकआउट हो गया है? कंफर्मेशन तो आपको जब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो अगर ये इससे निकल जाता है, इस सपोर्ट को ये नहीं उठाता और सपोर्ट से निकल गया है, तो ऑलवेज कंफर्मेशन के लिए आपको सेकंड कैंडल का वेट करना पड़ता है कि दूसरी कैंडल का बिहेवियर क्या है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से आपको कभी भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन चूंकि अगर ये 1 आवर पे आप देख रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, अब 1 घंटे के बाद इसका क्या बिहेवियर होगा। तो वो देखिए कैंडल देखने के लिए आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में जाते हैं कि भाई ये जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, ठीक है, अब ये देखें ये कैंडल बन रहा है, वो जहाँ पे हमें अभी 1 घंटे में ये एक बना हुआ है, तब दूसरा कैंडल जो बन रहा है अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब वो जो कैंडल अभी स्टार्ट हुआ है और उसमें अभी 54 मिनट्स हैं, अब हमें नहीं पता कि ये कैंडल कैसे है, तो उसको चेक करने के लिए कि भाई ये कैंडल कैसे बन रहा है, हम उसको मजीद लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें अंदाजा होता है कि भाई नेक्स्ट कैंडल का एटीट्यूड बिहेवियर क्या है। देखें ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से इसको सपोर्ट लेके 38 का भी सपोर्ट लिया इसने फिबोनाची का, इसका भी सपोर्ट लिया और ये अभी ऊपर की ट्रेंड जा रहा है। अभी हम इसका वेट करेंगे कि यहाँ से ये निकलता है कि नहीं निकलता। तो हम यहाँ तक ट्रेड बुक कर सकते हैं 1% की, समथिंग लाइक दिस, छोटी रैली करनी, एक छोटी सी रैली आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ तक चला जाए, हो सकता है, क्योंकि अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है फिर। वो तो फिर आपकी वो आ जाती है ना, आपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं ना, अगर नीचे आ गया तो फिर निकल जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, वो तो फिर आप स्टॉप लॉस तो हमेशा हर सूरत में आपको लगाना पड़ता है। अब अगर इसको भी हम देख लें तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, अगर इस लेवल पे हम इसको ड्रॉ आउट करते हैं इस लेवल पे, ये तो मतलब नीचे, मतलब ट्रायंगल पे पहले तो ये नीचे भी तो इसने ब्रेकआउट किया है। जी नीचे गया, बिल्कुल गया। यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हैं, वो बुल ट्रैप या बियर ट्रैप हो गया ना, यहाँ तक आके रेड पे। अब इसीलिए कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट कैंडल का हमेशा वेट करें कंफर्मेशन का। इस कैंडल पे अगर इतने आके यहाँ पे टच किया था तो एक तो ट्रेंड ये था कि भाई यहाँ पे हम एंट्री लेके कि यहाँ से भी ये इसको वापस सपोर्ट मिले, ये ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, वो नीचे गया। इसीलिए जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस वो ये कहते हैं कि भाई आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करें कि नेक्स्ट कैंडल क्या होता है। पेशेंस और वेट ये हमेशा फेवर करता है। यहाँ से बेशक आपको क्योंकि ये देखिए मुसलसल ही ये इसी लेवल पे चल रहा है, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कोई ट्रेंड नहीं बता रहा, लेकिन इधर आके नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसने मूव अप किया है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा एहतमाम है कि आप लॉस कर सकते हैं, आप अपना जो पोजीशन है वो लूज कर सकते हैं। यहाँ देखें आप इस पोजीशन पे आके इसने RSI को भी आप उसके साथ ही चेक करेंगे ना, तो RSI भी ऑलमोस्ट 30 को टच कर रहा है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे भी जो है ये इसने भी ब्रेकआउट कर लिया, सपोर्ट लेवल को नीचे चला गया, यहाँ से 38 पे आ गया। अब यहाँ से जब ये निकल गया तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 38 है फेब के हिसाब से। फेब के अलावा जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था पिछले कैंडल्स का, ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये अब सपोर्ट बन गया है। फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट बन गया है। तो आपके पास काफ़ी जो है जो लेवल्स हैं आपके पास काफ़ी आ गए हैं कि भाई इनकी यहाँ तक आप वेट करें कि इस पर क्या होगा। यहाँ से नहीं इसने किया, यहाँ पे देखें ये जो पिछला रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, वो इसको भी नहीं ऊपर जाने दे रहा, वो बार बार इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा है, बार बार इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा है, और यहीं से आके फिर इसने नेक्स्ट ये जो कैंडल जहाँ खत्म हुई यहीं से दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है।
यहाँ से आपको ये कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं आप जो है इसका ट्रेंड जो अपवर्ड मूव हो गया, तो यहाँ से आप एक छोटी सी रैली जो है वो ले सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो ये भी बिल्डअप होना शुरू हो गया, क्योंकि ये देखें इसके बार जो है वो अभी छोटे होने शुरू हो गए, स्मॉलर साइज पे चल रहे हैं। यहाँ बड़े थे, फिर रिड्यूस होना शुरू हो गए, और ये फिर अपवर्ड मूवमेंट करके यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हो रहा है। अब इधर आके ये बिल्कुल एक लाइन पे तीनों है। अब ये अपवर्ड मूवमेंट अब ये मजीद जो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि ये अब नेक्स्ट इसकी मूव क्या हो सकती है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये रिड्यूस होना शुरू होता है या आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अभी क्रॉस ओवर उसने नहीं किया हुआ। यहाँ से तो इसको सपोर्ट मिल गया है, रेड लाइन नीचे हो गई है, ये इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस स्टेज पे आके ये तीनों एक ही लेवल पे आ गए। जब तक ये दूसरे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही। जी जनाब। जी जी सर, बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। अच्छा, बस ना करें। हाँ जी ठीक है, यहाँ ज्यादा नहीं करते हम, हर फ्राइडे को थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है। बाकी लोग क्या कह रहे सर भाई थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर। यू वेलकम। नहीं मैं आपको पहले ही मैंने बताया था कि मैं भी यहीं पे आप लोगों से सीखने के लिए बैठा हूँ। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ भी फिर नज़र आती हैं, ऐसे नहीं नज़र आती। सही है सही है। तो चलो, आपको कोई और क्वेश्चंस वगैरह मुझे बता दिया करें, क्योंकि अगर मुझे पता हो तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं उसको स्टडी करके आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। लेकिन है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। स्टॉप लॉस आप जी सर। स्टॉप लॉस आप किस तरह से मेजर करते हो, जब किस पॉइंट पे लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस जो है वो हमने पिछले सेशन में बात की थी, वो थी रिस्क टू रिवार्ड रेशो की, कि भाई आप अगर ट्रेड में एंटर हो रहे हैं तो आप क्या किस स्ट्रेटजी से आप एंटर हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यानी लास्ट टाइम हमने किया था कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए। आप एक ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉर एग्जांपल 1:1 है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने 10 रुपए कमाने हैं, 10 रुपए लूज करने हैं, ये आपका रेशो हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने 2 रुपए कमा के 1 रुपए लॉस करना है, या 3 रुपए कमा के 1 रुपए लॉस मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी फाइनेंशियल पे चेक करके कि आपकी बाज़ ऐसे ट्रेडर हैं वो 10% जो है अपना तक वो एफोर्ड कर सकते हैं कि भाई मैं 10% अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 1% लगाता हूँ, 3% लगाता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको बेयर कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो एवरेज हो गए जो सब करते हैं वो नॉर्मली 3:1 रेशो आमतौर पे लोग रखते हैं कि भाई 1% लॉस करके 3% का जो है मैं प्रॉफिट मार्जिन ले लूँगा या उठा लेता हूँ। तो उसके लिए यही है कि आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर आपने एंट्री करनी है तो लॉन्ग पोजीशन आपने लेना है। यहाँ से आपने लॉन्ग लिया तो अब आपका लॉस का ये फॉर एग्जांपल मैं 1% कहता हूँ कि भाई मैंने 1% का जो लॉस है स्टॉप लॉस मैं इस पे लगा लेता हूँ, और जो मेरा प्रॉफिट रेशो है मैं कहता हूँ जी मैंने 3% तक प्रॉफिट जो है वो लेना है। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ तक अगर गिर जाता है, अगर वो आप लकीली यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो डिपेंड्स करता है आपकी लक कितनी है और आपने किस यहाँ पे एंट्री की है। हो सकता है एक बंदा यहाँ पे एंट्री कर ले, उसने इस जगह पे एंट्री कर ली तो ज़ाहिर है वो अब आपके स्टॉप लॉस से निकल गई चीज़, वो मज़ीद नीचे चली गई है। तो बेहतर है कि आप 1% पे लॉस लगा के तो आप 1421 पे या 1463 पे आप निकल गए, आपकी एंट्री 1478 पे थी और यहाँ पे आप निकल गए।
ये प्रॉफिट मार्जिन आपका आपने मिस कर दिया। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है आप उतना ही लगाएं जितना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और जितना आपको जो लेवल्स आपने फॉर एग्जांपल अगर फेब पे आपने लगाया हुआ है तो फिबोनाची पे आपने जो लेवल आपने देखा है जहाँ पे आपने एंट्री की है उस एंट्री से आप अपना उसको टारगेट सेट कर लें। यहाँ पे हमने फेब में लेट सपोज यहाँ पे हमने एंट्री करनी, ठीक है 382 पे, तो 382 पे हमारे पास जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल था वो ये था। तो यहाँ पे इनकेस अगर हम एंट्री करते हैं तो मैं अपना, अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ये पिछले रेजिस्टेंस पे या पिछले सपोर्ट लेवल पे रखूँगा कि भाई यहाँ पे अगर इनकेस अगर ये वापस भी आ जाता है तो ये नेक्स्ट जो मेरा सपोर्ट लेवल है ये मुझे इसको ऊपर उठा लेगा, तो यहाँ तक मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है तो ज़ाहिर है फिर मैं यहाँ पे एग्जिट लूँगा, फिर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। हेलो जी सर। अच्छा जी सर जी। ये मेरे जो को आपने खुशी हो गई है, मैं कहता मतलब मैं अकेला ही हूँ। नहीं हम सुन रहे सर। मैं अकेला ही कैसे हूँ, अगर से भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, क्या हो गया? नहीं सर है हाजिर है। अच्छा 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 सही। ये आपने जो इंडिकेटर अभी यूज किया था ये इसका क्या नेम है? कौन सा वाला? ये अभी अभी जो आपने रिमूव ये किया मतलब अच्छा ये लॉन्ग और red शॉर्ट पोजीशन है। अब यहाँ पे हाँ आके यहाँ देखें ये लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन है। अब ये दो इंडिकेटर्स भी रख लें, ठीक है। ये डेट एंड प्राइस रेंज हो गई, ये इंडिकेटर भी आप लगा लें। ये जो है ये चैनल वाला, ये आप चैनलिंग अगर आप करते हैं कि भाई ये चैनल में कहाँ जा रहा है, चैनल जब आप लगाते हैं तो आपको भी बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कि ये चैनल कहाँ से ब्रेकआउट करेगा। अभी देखें इस चैनल के अंदर ही इसकी ये मूवमेंट चल रही है, यहाँ से नीचे भी गया लेकिन वापस चैनल में आ गया, यहाँ आके फिर ये चैनल को ब्रेक करके फिर ये टच करके फिर नीचे आ रहा है। चैनल जब होगा तो इसमें फिर हमें जो एलियट वेव की जो है वो बनाने फिर इजी हो जाते हैं, वो हम उसको फिर काउंट आउट कर सकते हैं। फिर एलियट वेव थ्योरी जो है वो फिर किसी टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़ी डिटेल स्टडी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये ग्राफ्स एलियट वेव्स हो गई। ठीक, थैंक यू सर। किधर गया ये? अच्छा इसमें तो मैं हमें क्लियर हो गई, मैंने ड्रॉ की थी तो शायद वो क्लियर आउट हो गई है। अच्छा तो ये है, लेकिन आप इसको आप स्टडी कर लें, जितना भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा स्टडी होगी उतनी ज़्यादा बेहतर है। सही है सर। फिबोनाची बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा इंडिकेटर, बड़ा अच्छा टूल है, इसको भी सीखना चाहिए अगर आप लोग सर जी बस एक लास्ट चीज पूछनी थी, जी सर। मतलब मोस्टली जो है वो यही 3-4 जो इंडिकेटर्स हैं यूज हो रहे होते हैं नॉर्मली, मतलब एक मोस्टली फिबोनाची हो यही है गया, वैसे तो आरएसआई और मैकडी। जी। इन तीनों का कम्बिनेशन जो है बड़ा स्ट्रांग है, यानी जब आप मैकडी को, आरएसआई को और फिबोनाची को, ठीक है, और ये जो है मूविंग एवरेज 55 का जो है स्पेशली ये मूविंग एवरेज मतलब इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं कि इसमें इसका भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मूविंग एवरेज जो होती है वो आपकी फॉर एग्जांपल अगर ये 55 है तो ये हमें पिछले 55 कैंडल्स का एवरेज बताती है कि लास्ट 55 कैंडल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मूविंग एवरेज हमें ये चीज़ बताती है। अब इसमें 200 भी है, इसमें 13 भी है, इसमें इसके अपने लेवल्स हैं, आप डिफरेंट लेवल्स पे इसको रख सकते हैं। मैं ईएमए भी आती है इसमें। सॉरी ईएमए भी आती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ जी। मैं पर्सनली जो है मैं इस
जब सीखा मैंने तो वो यही था कि उसमें 45 और 100 और 200, 8 और 13, इसमें भी नंबर्स हम वही रखते हैं जो कि फिबोनाची नंबर्स हैं, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, वो ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये जब पिछले 55 कैंडल्स की जो मूवमेंट है उसकी एवरेज जो हमें बता रही है कि वो किस एवरेज से मूव कर रहा है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड जो है हमें शो कर रहा है। और ये जब तक नीचे है तो ये सपोर्टिंग लेवल में, ये यानी बाकी जो मूवमेंट है कैंडल्स है उनको सपोर्ट कर रही है ऊपर जाने में। अगर ये ऊपर लग जाती है तो ये ऊपर जब चढ़ जाती है तो ये फिर उसको प्रेस करती है, डिप्रेसिंग में आ जाती है, तो इसका प्रेशर ऊपर की तरफ से फिर ज़्यादा हो जाता है उस पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखें अभी यहाँ पे जब ऊपर चढ़ गया तो ये उसको मजीद फिर प्रेसिंग पे आ गया, दबाने पे शुरू हो गए, इसको दबाता जा रहा जी है, ये दबाता जा है रहा कौन सी मूविंग एवरेज, येलो लाइन है या कौन सी वाली है? ये जो येलो वाली ये White? 55 है, ये जो वाइट है ये वाली वाइट जो है वो मेरे ख्याल में 18 है, 13 है, मैं चेक करता हूँ। डबल गली तो वो साइड से देख लें, वो ये 8 है, ठीक है, यानी ये 8 बार्स की मूवमेंट जो है वो बता रही है, जो पिछले 8 बार्स हैं उनकी मूवमेंट जो है ये इसको मूव कर रही है। लेकिन 55 जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद आप 100 और 200 वाला है। तो चूंकि अभी ये मेरे पास ये पेड वर्जन नहीं है, पेड वर्जन में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, मैं अभी इसको फ्री वर्जन में चला रहा हूँ, रिन्यूअल नहीं करवाया मैंने। तो ये देखें जब तक नीचे हो तो ये कैंडल्स को ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, उनको सपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन जब ये ऊपर हो जाता है तो वो उसको डिप्रेसिंग पे रहता है, उसको प्रेस करना शुरू कर देता है, उसको नीचे की तरफ दबाता रहता है। तो ये भी ज़ाहिर एक इंडिकेटर है, जब आप ट्रेड देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने उसको कंसिडर करनी होती है। सही है सर, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका इंशाल्लाह, बस हर फ्राइडे थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें हमारे लिए। जी सर ज़रूर, बल्कि आप भी मुझे समझाया करें थोड़ा सा, कोई चीज़ आप स्टडी कर रहे हम हैं। नेक्स्ट में मैं फ्यूचर की से अगर आप कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा जी सर। कि कैसे चल रहा है। वैसे तो आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस है हमसे, लेकिन चलें जो हमारे पास है वो हम शेयर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में होगा रमज़ान, तो जी जी दोस्तों बता दें क्या सीन है, क्या करना है टाइमिंग शाइमिंग का। रमज़ान तो आपकी टाइमिंग्स का मुझे नहीं पता, आपकी वहाँ पे टाइमिंग्स क्या होंगी। हमारे तो यहाँ पे काफ़ी लंबे दिन होते हैं, तो हमारी तो तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे हमारी सहरी होती है, और रफ्तारी तकरीबन होगी मेरे ख्याल में 8 बजे की, और आखिरी जो 10 है वो तो हमारी रफ्तारी चली जाएगी 10-11 बजे तक की। तो मुझे तो यही टाइम हाँ ये है कि शायद थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दिन 18-20 घंटे तकरीबन हो जाते हैं, तो हमारे तो दिन आपके एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा ना तब तक। हाँ वो भी है, एनर्जी लेवल का भी है, और दूसरा ये कि उस टाइम फिर हम थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन ये है कि अर्ली कर ली, क्या नाम है तराल भाई और सलीम भाई, बासित भाई। सैटरडे संडे आपका क्या मेरे रूटीन लिए होता है, या वर्किंग डेज पे क्या मेरे रूटीन लिए है? भी ये टाइम भी सही है, थोड़ा अर्ली भी बेशक मुझे वो भी सही है बेशक। एक रफ्तारी से पहले कर लें 4 o'clock या 5 o'clock कर लें, ये जो लेकिन 6 है ठीक है अभी सर जी, आपका कोई क्या इशू टाइम है? नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में फिर वो 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है वहाँ पे ना। नहीं अभी अगर फॉर एग्जांपल ये 6 बजे था ना हमारा, तो 6 से पाकिस्तान में 9 बजे हमारे होंगे, 8 बजे 2 घंटे का फर्क है, आपका पाकिस्तान 2 में घंटे 3 का घंटे फर्क का है। है। ओके, तो आपके 8 बजे होंगे, पाकिस्तान में 9 बजे होंगे, लेकिन वो फिर आपकी इशा की नमाज और तरावी का टाइम होगा। तरावी तो पता नहीं होगी कि नहीं यहाँ पे, तो अच्छा नमाज हाँ का ये, होता है, नमाज तो ईशा की पढ़ ली जा सकती है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ ये सही है। चलिए ठीक है, ये एक रमज़ान का देख लेते हैं। तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान में चेक कर लेंगे। तो अगर नेक्स्ट इसी टाइम पे रख लें, किसी को कोई इतराज तो नहीं है भाई? अगर कोई इशू हुआ तो फिर चेंज कर लेंगे नेक्स्ट में। मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। मुझे भी और इशू नहीं है, ये सही टाइम है। इंडिकेटर भी डिसाइड कर लें कि कौन सा इंडिकेटर नेक्स्ट में करेंगे, तो आप भी स्टडी करके आ जाइएगा, मैं भी स्टडी कर लूँगा। सही है, सर एक सही तो है। ये में रखें, ये मेरे को अच्छा एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज ठीक है।
दूसरा EMA हो गया, बाकी ट्रेंड लाइंस वगैरह ब्रेकआउट्स वगैरह देख लेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे ट्रेड कैसे होती है, तो ये चीजें देख लेंगे। ठीक है बाकी मतलब टाइमिंग का हमें जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसमें मतलब देखनी बाद में चाहिए। का इनपुट भी आ जाएगा। सॉरी क्या कह रहे हैं बस? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, फिर हम बात करेंगे। सर जी मैं कह रहा था